नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज के लिए करंट अफेयर और जीके दोनों जहां से जेपीएससी फिक्स है क्वेश्चन पूछेगी है। देखिए कौन सा टॉपिक है, पहले तो ये जान लीजिए। आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपका आज हम लोग कवर करेंगे, पूरा कंप्लीट खत्म भी करेंगे। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि देखिए यहां से आपका करंट से भी क्वेश्चन पूछेगी जेपीएससी और इसका जीके का सेक्शन से भी क्वेश्चन बनता है। अब आप ये ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप जेपीएससी के अलावे बीपीएससी का भी पेपर दिए होंगे, यूपी पीसीएस का पेपर दिए होंगे, उत्तराखंड पीसीएस का भी पेपर दिए होंगे, तो यहां से आपको क्वेश्चन डेफिनेटली बना होगा। अभी आपने जो जेपीएससी अभी 7वीं जेपीएससी का भी पेपर अगर आपने दिया है तो यहां से इसी सेक्शन से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं जेपीएससी में। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन करंट से जोड़ करके पूछ लिए और 2 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के फॉर्मेट से पूछ लिया गया। लेकिन एक चीज समझना होगा कि यहाँ पे जो जेपीएससी आपका या जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज में जो आपके क्वेश्चन पूछेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सर, तो यहाँ आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कोई संस्थान दिया जाएगा, संस्थान के बारे आपको उसके मेंबर यानी नंबर ऑफ मेंबर, उसके हेडक्वार्टर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावे भी मैं कुछ चीजें आपको बता दूं कि अगर जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो भाई देखिए आपको सिलेबस सब कुछ पता ही है। यहां अगर आप आकर के सबसे पहले देखेंगे तो विश्व भूगोल आपको दिखेगा। कंप्लीट विश्व भूगोल हमने यूट्यूब पे फ्री करवा रखा है। ठीक है, इसके बाद झारखंड का इतिहास पूरा कंप्लीट, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट फ्री है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपको यूट्यूब में परेशानी भी ना हो खोजने में। यह है संपूर्ण विश्व भूगोल का इतिहास। इसके साथ साथ आप यहाँ पे आएंगे तो झारखंड का देखिए पूरा कंप्लीट निचोड़ ये है आपका, और दूसरा पार्ट 2 आपको यहाँ पे है। साथ के साथ अगर इंडियन में भी आप एनसीईआरटी खत्म करना चाहते हैं तो ये भी 8 घंटे का लेक्चर है। तो बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बाकी पेड में मैंने आपको जैसे बताया है कि आपको केवल कंटेंट लेना है। तो देखिए क्योंकि वीडियो पूरी देखनी पॉसिबल नहीं है, जो भी बात है भाई क्लियर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स लिया है जिसकी फी 599 है। अब इस नोट्स में आपको क्या गया है, सब कुछ दिया गया है, केवल झारखंड का भूगोल और झारखंड की अर्थव्यवस्था नहीं दी गई है। ये आपको खुद से करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मेरे पास भी समय नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर में काफी अभी मुझे समय देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी केवल जो साइंस के लिए इंटरेस्टेड है तो मैंने साइंस में ही करंट अफेयर इंट्रोड्यूस कर दिया है। एप्लीकेशन में जाकर के देख सकते हैं। 499 फी है, 499 फी नहीं है भाई, 399 फी कर दिया गया इसका। ठीक है ना, जो आपके काफी सारे मैसेजेस भी आ रहे थे, तो 399 फी में आपको ये सारा कुछ अवेलेबल हो गया है। ठीक है भाई, जो और एक सबसे इंपॉर्टेंट की जो बायोलॉजी के लिए बात कर रहे थे ना, कि देखिए बायोलॉजी के लिए आप जो पेड स्टूडेंट्स है भाई इस नंबर पे मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बायोलॉजी का फुल कंटेंट वहीं पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अब बिना देर के हुए चीजों को आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूरा आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन खत्म कर लेंगे, स्टैटिक पार्ट से लेके करंट अफेयर को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज तो ये कि आप टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य से ज्वाइन कर लीजिएगा। वो सारी वीडियो की लिंक वहां पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। देखिए सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान की बात करेंगे, हम लोग सार्क की बातें करेंगे, तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म से डायरेक्ट ये सब स्टेटमेंट देखिए जेपीएससी का सेम ये पैटर्न है भाई। इसलिए क्योंकि पिछले बार जो 7वीं जेपीएससी हुई इसमें आप देखिए मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं प्री के पेपर में, और अभी मेंस भी लिखे, इसलिए मैं कह रहा हूं। बाकी खैर इन सब चीजों को छोड़, सार्क का फुल फॉर्म पहले आपको पता होना चाहिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होती है। अब ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, साउथ एशिया के वे देश, ठीक है ना, वो देश, साउथ एशिया के वो देश जो रीजनली कोऑपरेशन के लिए बने हैं, जिसमें से 8 देश है ये। ठीक है ना, अब इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है एशिया, और इस एशिया को देखते ही आपको माइंड में आ जाएगा चाइना भी। तो चाइना इसका मेंबर नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती भी करते हैं कि इसका मेंबर चाइना को भी बना लेते हैं। तो साउथ एशिया याद रखिएगा, सार्क का फुल फॉर्म ही क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, लेकिन इसमें यानी कि जितने भी सदर्न पार्ट, यानी कि एशिया का जो सदर्न पार्ट देख रहे हैं भाई, अगर मैप में मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये वाला आप जो पूरा पार्ट देख रहे हैं एशिया हो गया, ये वाला पार्ट आपका यूरोप, ये यूराल पर्वत हो गया आपका। ठीक है, ये आपका अफ्रीका हो गया, इधर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, और ये आपका साउथ अमेरिका हो गया। ठीक है ना, यही है ना भाई वर्ल्ड मैप। ठीक है भाई, ये बाकी रफ डायग्राम हमने आपको दिखला दिया। तो जो साउथ एशिया का पार्ट है ना, उसमें से जो 8 देश है इनके मेंबर है। देखिए याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है, कवर करने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैं आपको याद करवाना चाह रहा हूं। 8 देश, ये सब पॉइंट है स्टेटमेंट का। अब अगला याद रखना है कि ये जो देश है ना,
एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, साइंस टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्ट में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। यानी एक देश दूसरे देश का सहयोग करेगा। अगर कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज हो, कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई रिसर्च हुई है, कोई ऐसी आपातकाल इमरजेंसी आ गई है हेल्थ इशू को लेकर के, इन 8 देशों में से कोई भी एक देश को, तो 7 देश मिलकर के इनको मदद करेगी किसी भी तरह से, मेडिसिन प्रोवाइड करके, इकोनॉमिकली भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से मेंबर है तो इस पे बात करेंगे। सबसे पहले इंडिया इसमें इसका मेंबर होगा, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव्स है एंड अफगानिस्तान है। अब यहां से एक सवाल ये बनेगा कि अंतिम सदस्य कौन बना था, तो अफगानिस्तान बना था 2007 में। देखिए नोट्स ऐसे मैंने डिजाइन ही किया है ना कि आप अगर वीडियो नहीं भी देखेंगे तो चीजें आप कर पाएंगे, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप वीडियो देख पाए। बाकी आपको अगर कंटेंट लेना है, मैं फिर से बता दूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये कंटेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे और आपको पूरा का पूरा मैंने आपको बता रखा कि पूरी की कंटेंट की फी 599 है। ठीक है, इसमें आपको झारखंड का भूगोल नहीं मिलेगा और झारखंड की इकोनॉमिक्स, क्योंकि कंटेंट रेडी नहीं है भाई इसका, तो पहले ही इन्फॉर्म करना सही बात है। अब आइए सार्क का अगर स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाए तो ये याद रखना है कब हुआ था, 1985 में हुआ था। हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना है काठमांडू नेपाल में है। इसके सेक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये देखिए, ये जो सेक्शन हो गया आपका करंट अफेयर का सेक्शन हो गया। ठीक है, अब ये आपका अंतिम सदस्य, ये भी करंट अफेयर, हालांकि ये काफी ओल्ड हो रखा है। तो सेक्रेटरी अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आपको याद रखना कौन है, गोलम सरवार है। ठीक है, सार्क का अध्यक्ष सेक्रेटरी कौन है, तो गोलम सरवार है। अब जितने भी अपॉइंटमेंट है उसकी पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन में भी अपलोड कर दी है, और बाकी आप हमारे साथ व्हाट्सएप में कनेक्ट हो तो वहां पे भी मैं आपको सेंड कर दिया हूँ। ठीक है, सार्क की चीजें क्लियर हो गई भाई। अध्यक्ष कौन है, गोलम सरवार। टोटल मेंबर कितने हैं, तो इसके 8 देश टोटल मेंबर है। क्लियर है, ये 8 देश याद होने चाहिए भाई। पूछेगा स्टेटमेंट में कौन सा कंट्री, या फिर आपको कंट्री का नाम दे देगा 8 का 8, और स्टेटमेंट भी चूज करना होगा ए बी या ए सी, इस तरह से चीजें। देखिए ये मैं आपको बता रहा हूँ पैटर्न कैसा होगा। पहला सबमिट, ये एकदम डेफिनेटली ये 7वीं जेपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है कि पहला सबमिट कब हुआ था, 1985। कहाँ हुआ था, ढाका बांग्लादेश में। 18वां और 19वां सबमिट जो करंट से है, तो देखिए अभी रिसेंटली 2014 तक ही सार्क सबमिट हुआ है काठमांडू नेपाल में। 19वां जो इस्लामाबाद पाकिस्तान में होने वाले था, जो कैंसिल करा दिया गया। अभी तक 2014 के बाद कोई भी सबमिट नहीं हुआ है। इसी के तहत अब याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट है ये, कि ये जो सार्क है ना, सार्क जो है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप खेला जाता है। ठीक है, इसी सार्क के तहत ही साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप गेम होती है ये फुटबॉल की। अब शायद 2023 ये करंट का पार्ट है, स्पोर्ट्स का करंट का पार्ट है, याद रखिएगा। इंडिया एंड कुवैत के बीच में हुआ था, और जिसमें इंडिया क्या हुआ था, भारत जीता भी था। भारतीय फुटबॉल टीम ने सैफ चैंपियनशिप को याद रखिएगा 9वीं बार जीती है, यानी कि ये जो सैफ चैंपियनशिप है भारत ने 9 टाइम्स जीता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया सार्क का पूरा पॉइंट खत्म। अब आइए बात करेंगे आसियान से। आसियान से भी काफी अच्छे अच्छे शानदार सवाल बनेंगे, चलिए इसको कवर करते हैं हम लोग। आसियान के सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद होना चाहिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। ठीक है भाई। अगर बात की जाए स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1967 में। इसकी हेडक्वार्टर की बात की जाए तो कहाँ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। इसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर की बात की जाए तो कितने कंट्रीज के मेंबर है, 11 कंट्री है। अब लेटेस्ट आपको नाम याद रखना है, ईस्ट तिमोर जो है इसके लेटेस्ट जो कंट्री अभी इसमें इंट्रोड्यूस हुए हैं। 43 जो सबमिट है आसियान का कहाँ हुआ था, जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। अब याद रखना है भारत इसका मेंबर नहीं। तो बहुत अच्छा सवाल ये है, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि भारत आसियान के सदस्य हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। आसियान का आदर्श वाक्य क्या है, तो याद रखेगा 1 विजन और 1 आइडेंटिटी, यानी एक विजन होना चाहिए और एक आपकी आइडेंटिटी होनी चाहिए और एक 1 कम्युनिटी आपकी होनी चाहिए। अध्यक्ष वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर के काओ किम हॉर्न जो है इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब एक चीज और भी याद रखना है, क्योंकि अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है आपका महासचिव से क्वेश्चन, तो अब इसका महासचिव भी नाम याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए महासचिव कौन है आसियान की, तो याद रखना लिम जॉक होई। ठीक है ना, लिम जॉक होई, याद नाम रखना आपको, लिम जॉक होई जो है इनका महासचिव है। तो ये पॉइंट आपको इंट्रोड्यूस कर लेना, करंट अफेयर का पार्ट है। हालांकि ये पीडीएफ जो मैं इंट्रोड्यूस करके ही आपको शेयर करूंगा, ठीक है, ग्रुप में। अगला आपका जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो है आपका एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2001, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग चाइना में है।
अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहां मैंने लिखा संबंधित सदस्य देशों में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, यानी कि जो इसके मेंबर है ना वो सारे देश जो है राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकली इकोनॉमिकली क्या करेंगे, एक दूसरे को सहायता करेंगे या फिर सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, यानी एक संगठन है। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम, यही तो है भाई आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कैसा संगठन है, तो सुरक्षा संगठन है। कैसे, तो एक राजनीतिक और एक आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए एससीओ का अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा झांग मिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कितने देश इनके मेंबर है, तो याद रखिएगा 9 मेंबर है इनमें। लेटेस्ट मेंबर याद रखना ईरान ने ज्वाइन किया है इसे। इंडिया मेंबर है इसका, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ठीक है, इंडिया को 2017 में जोड़ा गया था, पाकिस्तान भी साथ में ही जुड़ा था 2017 में ही। ठीक है, का सबमिट आपसे करंट में पूछा जाएगा तो 23वां सबमिट नई दिल्ली में है, मतलब इससे पुराना, और 24वां सबमिट जो है अस्थाना कजाकिस्तान में होने वाला है 2024 में। अगला है आपका बिम्स्टेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिम्स्टेक से आपका पहले तो फुल फॉर्म याद रखना है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंडिया इसका मेंबर है। और वैसे भी आप याद रखिएगा बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से रिलेटेड जितने भी कंट्री है, यानी कि इंडिया तो होगा ही, बांग्लादेश भी होगा, म्यांमार होगा, श्रीलंका होगा, थाईलैंड और नेपाल, ये याद रखना है, इसके मेंबर है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1997 में, हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में। टोटल मेंबर कितनी है, तो याद रखना 7 मेंबर है। इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, नेपाल है और भूटान इसका सदस्य है। अब याद रखना लास्ट 2022 में इसका सबमिट हुआ था, कहां, कोलंबो श्रीलंका में। बिम्स्टेक का फिनिश खत्म। एक जितना भी चीज हो सकता मैंने सारी चीजें रख दी। अब नाटो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अब नाटो को खत्म करेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1949, हेडक्वार्टर कहां, ब्रसल्स बेल्जियम में है। मेंबर देश, कंट्री की संख्या पूछा जाएगा तो 32 देश है। इंडिया इसका सदस्य नहीं है, होप शो आपको पता भी होना चाहिए। लास्ट मेंबर कौन है, तो स्वीडन 32वां मेंबर है, बना है। इसके सचिव से आपका क्वेश्चन बनेगा नाटो से, ठीक है ना। तो नाटो का अगर सचिव आपसे अगर पूछ लिया जाए तो कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। अब देखिए एक चीज यहां से एक और भी सवाल आपसे बनता है जो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है, नाटो का महासचिव। तो ये तो आपका सचिव हो गए। अगर आपसे पूछ लिया जाए महासचिव कौन है, तो याद रखना होगा ये नाम भी आपको। महासचिव आप नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा उसका भी। तो अगर नाटो का महासचिव पूछा जाएगा तो कौन है, मार्क रूटे। ठीक है, कौन होगा, मार्क रूटे। इसके महासचिव कौन हो जाएंगे, मार्क रूटे। ये आपको नोट डाउन करना है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसका सबमिट 2022 में सबमिट कहां हुआ था, याद रखना है स्पेन में हुआ है। 2023 का सबमिट लिथुआनिया में हुआ। तो ये सबमिट्स भी आपसे पूछेगा स्टेट। देखिए नाटो से अगर क्वेश्चन बनाना तो कैसे वो बनाएगा, पहला तो अच्छा इसके बारे में पहले पूरी जानकारी लीजिए। एक ऐसी गठबंधन है तो एक सैन्य गठबंधन, ठीक है ना, सेना का गठबंधन, यानी सारे देश यानी 32 के 32 सैन्य एक साथ मिलकर के, अगर इन 32 देश में से कोई भी देश, ठीक है ना, कोई अदर देश अगर इस पे आक्रमण कर देता है, इस 32 देश में कोई भी एक देश, तो ये 32 देश के सैनिक मिलकर उस देश पे आक्रमण कर सकता है। ये नाटो का कंसेप्ट है। अब यहां से याद रखिएगा ऑफिशियल लैंग्वेज से क्या है, इसकी इंग्लिश और फ्रेंच है। सदस्य देशों में कोई देश, देखिए यहां मैंने लिखा है कि आक्रमण कर दे तो नाटो की पूरी सेना पहुंच जाती है। यूक्रेन इसका सदस्य नहीं है। देखिए कई अब नाटो से जैसे क्वेश्चन बनाना चाहेगी जेपीएससी, तो कैसे, पहला तो आपको पूछेगा नाटो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, या इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए, इसका हेडक्वार्टर आपका ब्रसल्स बेल्जियम में है। नाटो संगठन संस्था का जो है स्थापना 1949 में हुआ था। नाटो एक सैन्य गठबंधन है और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। तो आप बोलेगा ऑप्शन ए में आपको दे देगा कि पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन बी इसमें चारों कथन सत्य है, तो चारों कथन ही सत्य है। तो ये आपको नाटो के बारे में जितनी जानकारी होनी चाहिए, होप शो आपको समझ में आ गया होगा। अगले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं, ओपेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब यहाँ पे बात किया जाए, यानी कि जितने यहाँ पे वो देश मेंबर होंगे, टोटल 13 देश मेंबर है। इंडिया इसका सदस्य नहीं है। जो देश क्या करेगा, पेट्रोल का प्रोडक्शन करता होगा। अब पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ये एक संगठन है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर कोई भी चीज है, जैसे कि पेट्रोल की क्राइसिस हो रही है, तो ये सारे देश मिलकर के पेट्रोल का प्राइस हाइक कर देंगे। या फिर किसी भी देश में, यानी कि इन 13 कंट्री को जो आप देख रहे हैं ना, इन 13 कंट्री जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन करती है, तो इसमें किसी कोई भी मतलब कि जैसे कि हो सकता है अमेरिका हो या चाइना हो, मतलब कि पावरफुल कंट्री, अगर इनमें से कोई भी एक देश पे अगर आक्रमण कर दे, अत्याचार करे, तो हो सकता है ये सारे देश मिलकर के पेट्रोल का प्राइस हाइक कर दे, जिससे पूरे वर्ल्ड इससे प्रभावित हो सकती है। तो ये संगठन ही इसलिए बनाया जाता है कि हम और आप मतलब मिल करके काम करें, ताकि अपने क्षेत्र में मजबूती या फिर विश्व स्तर पे अपने आप को मजबूती रूप
दे सके, ठीक है, ताकि आपका भी एक वैल्यू बना रहे विश्व स्तर पे। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1960 में है, 1960 में। हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। सेक्रेटरी अगर ओपेक का अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो अभी अध्यक्ष कौन है, तो हैथमन अल घईस है, ठीक है ना, हैथमन अल घईस है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहां से जेपीएससी इस बार का सवाल बना भी था जेपीएससी में भी, और आपको याद भी होगा 7वीं जेपीएससी में यहाँ वाला सेक्शन से, देखिए यहाँ पे जो चीजें मैंने लिखी थी यहीं से क्वेश्चन आपका बन गया था, ठीक है भाई। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। सारी चीजें मैंने एक जगह ही कंबाइन कर दिया भाई। इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1919 है। हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर कितने हैं, 187 देश है जो इनके मेंबर है, इंडिया भी है इसका सदस्य। अध्यक्ष जो है गिलबर्ट होंगुलबो, ठीक है, ये आपको याद करना भाई पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल नेम है इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन की। अब बात करेंगे कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट और भी एक याद रखना, 1 मई को हम लोग इंटरनेशनल लेबर डे मनाते हैं। आईएलओ में अगर बात किया जाए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस संस्थान को नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है 1969 में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल जो ऑडिटर है गिरीश चंद्र मुर्मू जो है इंडिया के बनाए गए हैं, तो याद रखिएगा ये भारतीय हैं, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, टू प्रोटेक्ट लेबर राइट, यानी कि जो भी श्रमिक हैं, श्रमिकों के जो भी अधिकार है उनको संरक्षित करना, ठीक है। तो आप कहां पे जाकर के कंप्लेन करेंगे, तो ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पे जाके कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, आपको याद रखना होगा यहां से भी, कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक जो इंडेक्स है या रिपोर्ट कह सकते हैं, ये कौन जारी करती है, तो आईएलओ जारी करती है। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट कौन जारी करती है, तो आईएलओ जारी करती है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन जारी करती है, तो आईएलओ जारी करती है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, यही आपके एग्जाम में पूछा भी गया था कि आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है अभी भी कि वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ठीक है, ये रिपोर्ट या इंडेक्स कौन जारी करती है, आईएलओ जारी करती है या फिर आसियान जारी करती है, सार्क जारी करती है, ओपेक जारी करती है, कोई भी आपको संस्थान का नाम दिया जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी आपके एग्जाम के लिए। तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 अप्रैल 1948, इसीलिए हम लोग 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे या विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। हेडक्वार्टर की बात की कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य कितने हैं, 194 देश इसके सदस्य हैं और भारत भी इसमें शामिल है। डायरेक्टर अध्यक्ष कौन है, टेड्रस अधनोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूएच के एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी कार्यकारी, देखिए कार्यकारी बोर्ड का मतलब क्या है ना, कि देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष है और उसके एक बोर्ड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कार्यकारी बोर्ड, यानी कि उसमें जो मेंबर है ना, एग्जैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम करता है ना, इसमें बैठे जितने मेंबर है ना, यही एग्जैक्ट वर्क करते हैं कि क्या इंप्लीमेंट करना है, क्या चीजें हैं, क्या रिपोर्ट है, सारी चीजें। तो उसमें जो है 34 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 34 सदस्य होते हैं, ये भी पूछा जाता है। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा केन्या का डॉक्टर पैट्रिक अमुथ है, जो इनके क्या बने हुए भाई, एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन बने हुए हैं। अगला है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। चलिए विश्व बैंक की बात करते हैं। 1943 और 44 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यार ये, ब्रिटेन वुड सम्मेलन में विश्व बैंक की अभिकल्पना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ, वाशिंगटन डीसी यूएसए में। विश्व बैंक 5 संस्थाओं की समूह है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से, अब सारे पांचों के पांचों याद रखना है। आईबीआरडी का सबसे पहले तो आईबीआरडी में आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक सदस्य देशों के विकास के लिए क्या करती है, ऋण देती है। विश्व विकास रिपोर्ट ये जारी करती है। अब एक चीज ये आपको याद रखना है आईबीआरडी से, इसका करंट का पार्ट एक चीज यहाँ मिसिंग है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका अध्यक्ष कौन है, ठीक है ना, तो अध्यक्ष आपको याद रखना है अजय बंगा साहब है, जो भारतीय, इसलिए आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है अजय बंगा, ठीक है। तो ये एकदम डेफिनेटली आप याद रखिएगा, अजय बंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला जो है आपका आईडीए, जो इसका 5वां समूह में ये दूसरा समूह हो गया आईडीए, यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है ना। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात की जाए तो यह सदस्य देशों को सस्ता लोन देती है, इसलिए इसे उदार या ऋण खिड़की भी कहा जाता है, सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है, यानी कि जितने भी जो मेंबर है वर्ल्ड बैंक के, ठीक है, उनको क्या करती है, सस्ता लोन देगी, इसलिए इसे सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है। आईएफसी यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की बात की जाए तो यहां से आपको याद रखना है कि जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, ठीक है ना, जितने भी निजी संस्थान हैं, उनको पैसा देने की काम कौन करती है, यही आईएफसी करती है। मीगा इसका अगला सदस्य है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी जो है विदेशी निवेश को बढ़ावा देने का ये काम करती है। आईसीएसआईडी यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट,
तो ये क्या करेगी, जितने भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है, जो भी विवाद है, उनको सॉल्व करने का कार्य करती है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, तो याद रखना है भाई, इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है, तो ICSID का मेंबर नहीं है। अब याद रखना है कि प्रेसिडेंट कौन है, तो अजय बंगा। हालांकि यहाँ पे अमेरिका का जो अभी अजय बंगा जो है IBRD के, मैंने बता ही दिया था, यहाँ भी लिखा हुआ, कोई नहीं। अगर पूछ लिया भाई जाए कि CFO कौन है, चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है, तो अंशुला कांत है जो भारतीय है। चीफ इकोनॉमिक्स कौन है, भारतीय इकोनॉमिक्स का अगर यहाँ पे जो बने हुए हैं चीफ इकोनॉमिक्स बने हुए, इसलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंदरमित गिल है। इसमें सदस्य की संख्या 189 है। लेटेस्ट कंट्री कौन जुड़ा है, तो नाउरू जुड़ा हुआ है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC जो अमेरिका में स्थित है। IBRD और IDA को संयुक्त रूप से विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपके सवाल बन सकते हैं। और ये ऑलमोस्ट ये JPSC कई बार पूछा भी है यहाँ से सवाल, ठीक है ना, विश्व बैंक को रिलेट करके। तो IBRD और IDA को कहा जाता है, IDA को इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, वर्ल्ड बैंक का कुछ रिपोर्ट जारी ये करती है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस बार कुछ चेंज भी कर सकता है, इसलिए याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये कौन जारी करती है, तो वर्ल्ड बैंक ही जारी करती है। तो देखिए, जितना रिपोर्ट है सब जगह मैंने एक जगह कर दिया, इधर वर्ल्ड बैंक का हो गया, उधर ILO यानी कि इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। तो सारी चीजें इसी क्लास में खत्म करूंगा, जितने रिपोर्ट कौन सी एजेंसी जारी करती है वो सब कुछ, क्योंकि यहां से मैंने कहा ना 4 सवाल आपके बनेंगे। 4 आपका या तो जीके में 2-3 पूछ ले, 1 करंट, या फिर 2-3 करंट पूछ ले, 1 जीके, मतलब ऐसा सिनेरियो रहेगा इस चैप्टर से, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इंडियन हिस्ट्री काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वहां से सवाल बनेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से क्या सवाल बन सकता है, सबसे पहले तो इसका एक चीज याद रखिए, कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक या ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करती है, तो याद रखना IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मतलब कि मौद्रिक सहयोग होगा, यानी कि जो लिक्विडिटी में हेल्प करना है। सदस्य देशों को भुगतान संतुलन की समस्या के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। विश्व में गरीबी को कम करने का प्रयास करना है। विनिमय प्रतिबंध यानी कि जो भी एक्सचेंज कंट्रोल है उनको मतलब कि जैसे कि एक्सचेंज करने में, जैसे एक देश और दूसरे देश के बीच में कोई भी मतलब एक्सचेंज में, विनिमय में कुछ प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बहुत ही ज्यादा टैक्स से रिलेटेड चीजें हैं या बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क है, तो उसको सॉल्व करने का काम करती है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। देखिए ये सब चीजें स्टेटमेंट बेस्ड का क्वेश्चन अच्छा बनेगा। बाकी स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाएगा तो 1945 में ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड्स कहाँ भाई, याद रखेगा अमेरिका में है। तो सम्मेलन में ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड IBRD की अभिकल्पना की गई थी। और IBRD एंड IMF को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ब्रेटन वुड्स का जुड़वा किसको कहते हैं, तो IBRD IMF को कहा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक का, जितना भी चीज मैं अभी बता रहा हूँ। 190 देश सदस्य हैं। इनके प्रबंध निदेशक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखना इनके प्रबंध निदेशक कौन है, तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। डिप्यूटी MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ, सब भारतीय हैं इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पियरा ओलिवियर है। सदस्य देशों के द्वारा लेन देन की पूरी रिकॉर्ड, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितने भी मेंबर देश है, ठीक है ना, जो भी लेन देन कर रहे हैं उनके पूरा का पूरा जो रिकॉर्ड है SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट में लिखा जाता है। तो SDR से भी आपका ये UPSC का पूछा गया सवाल है, तो JPSC हो सकता है कॉपी पेस्ट कर सकती है। इंडिया का SDR कितना, तो याद रखिएगा 2.7% है। कितना IMF से भारत पैसा ले सकता, मतलब ये SDR से आपको ये पता चलता है ना कि कितना लेन देन कर सकता है कोई भी कंट्री। तो भारत के लिए SDR कितना है, 2.7%। सबसे ज्यादा अगर देखेंगे ना तो वेटेज अगर आप देखेंगे एवरेज ऑफ 5 करेंसी, मतलब कि जो 1 SDR है उसका जो एवरेज जो रखा गया है वेट, वो एवरेज ऑफ 5 करेंसी, यानी कि जो करेंसी है, जब सबसे पहले अमेरिका का करेंसी डॉलर हो गया, यूरोप का करेंसी यूरो हो गया, ब्रिटेन का पाउंड हो गया, जापान का येन हो गया, चाइना का युआन, ये 5 कंट्री के करेंसी एक SDR के वेटेज है, मतलब ये एवरेज वैल्यू है एक तरह से।
बाकी ये इतना इसको देखिए डिटेल समझाना होगा, बाकी इसको इतनी चीज़ें समझने की जरूरत नहीं है। एसडीआर में आपको याद रखिएगा भारत का एसडीआर रेट कितना है, 2.7% है। और इससे क्या है कि कोई भी देश को कितना आईएमएफ क्या कर सकती है, लोन दे सकती है, ठीक है। और अगर याद रखिएगा 1 एसडीआर में कितने देशों की करेंसी, ठीक है ना, जो एवरेज वैल्यू निकाली जाती है, तो 5 देश है। और वो पांचों देश का नाम याद रखिएगा, अमेरिका का डॉलर है, यूरोप का यूरो है, ब्रिटेन का पाउंड है, जापान का येन है, चाइना का युआन है, ठीक है। भारत का नहीं है रुपया। अगला समिट याद रखिएगा 2022 समिट बीजिंग चाइना में हुआ था, 2023 समिट कहाँ हुआ था, इजिप्ट में हुआ था। अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए यानी कि विश्व व्यापार संगठन, अब याद रखिएगा ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, तो वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक ये रिपोर्ट जारी करती है। स्टैब्लिशमेंट ईयर 1 जनवरी 1995 में, हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अब याद रखिएगा देखिए यही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अगर बात किया जाए तो इसे जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहा जाता था पहले, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित प्रशुल्क, यानी कि जो भी इंटरनेशनल स्तर पर जो भी व्यापार या बिजनेस होगी, तो जो भी टैरिफ या भी जो भी टैक्सेस वगैरह जो भी लगेगी, उनको कम करने के लिए 1947 में एक संस्थान बनाया गया था, गैट, जिसका समझौता हुआ 1948 में। यह समझौता क्रियान्वित, देखिए 1947 में समझौता हुआ, लेकिन अगर बात किया जाए जिसको इम्प्लीमेंट किया गया 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ, जेनेवा है। गेट की कुल कितनी मीटिंग हुई थी, याद रखना 8 मीटिंग हुई थी। 8वीं मीटिंग में WTO की स्थापना की बात हुई थी। देखिए ये पूछा गया है आपके यूपी पीसीएस में कि जो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो हम बात करते हैं, गेट की कौन सी मीटिंग में, तो याद रखिएगा टोटल 8 मीटिंग हुई थी और 8वीं मीटिंग में ही WTO की स्थापना की बात हुई थी। और 1995 में WTO की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है। 1905 अब कब हुआ, देखिए 8वां मीटिंग में क्या हुआ, बात हुआ, लेकिन ईयर अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा 1995, 1995 में। अब याद रखना अगला पॉइंट कि इंडिया जो है गेट का फाउंडिंग मेंबर, संस्थापक सदस्य नहीं था। मतलब क्या है इसका मतलब समझिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फाउंडिंग मेंबर से। देखिए जब पहले क्या था, आपका गेट था, ठीक है ना, यानी कि गेट क्या है आपका, जो इंटरनेशनल स्तर पर, यानी कि जैसे कि भारत और चाइना में जो भी व्यापार किया जाएगा, तो वहां पे जो भी टैरिफ यानी कि जो भी टैक्सेस वगैरह जो भी ये सब चीजें कौन देखेगी, तो गेट देखेगी। तो इस समय इसका फिर 8 मीटिंग हुआ 1995 में। अब इस गेट को क्या कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। तो जब ये गेट था इस समय भारत इसका सदस्य नहीं था। बाद में 1995 के बाद में भारत इसका सदस्य बनता है, जब ये क्या बन जाता है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए आपको याद रखना है कि फाउंडिंग मेंबर भारत इसका सदस्य नहीं था, यानी कि जब गेट का स्थापना हुआ था तब उस समय भारत इसका सदस्य नहीं था। क्लियर है। तो इंडिया WTO का संस्थापक सदस्य था, WTO का संस्थापक सदस्य, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बना 1995 उस समय भारत इसका सदस्य बन चुका था, किसका, गेट का। लेकिन जब गेट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, 1948 में, इस समय भारत इसका सदस्य नहीं था। टोटल मेंबर कितने हैं इसमें याद रखना, 164 देश है। लास्ट देश जो है आपका अफगानिस्तान 2016 में जुड़ा है। अभी डायरेक्टर की बात की जाए तो नगोज ओजोनका इवेला है, नाइजीरिया के रहने वाले। इसके ऑब्जेक्टिव उद्देश्य की बात की जाए तो ट्रेड से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट है उनको सॉल्व करना, ट्रेड पॉलिसी मॉनिटर करना और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड, मतलब कोई भी इशू आ जाए या कोई भी टेक्नोलॉजी वगैरह अगर ट्रेड के लिए अगर उपयोगी होंगे तो ये आपको प्रोवाइड करेंगे। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता। समिट 2024 का याद रखना अबू धाबी, और प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजन की जाती है, ठीक है। तो भाई ये देखिए और भी बहुत सारी चीजें हैं इंटरनेशनल, तो ये आपको PDF शेयर कर दिया गया है, ठीक है, एप्लीकेशन में। और वैसे भी जो पेड है हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हैं तो आपको व्हाट्सएप में सारा ये UNO काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बाकी इसके साथ जो करंट वाला चीज़ है उसको भी मैंने अपडेट करके PDF आपको सेंड कर दिया है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे देखिए सारे इंडेक्स की बात, यहाँ पे ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो जो रिपोर्ट कौन जारी करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये इंपॉर्टेंट है, कौन जो ये कौन सा रिपोर्ट जारी करती है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है ना। जैसे कि ग्लोबल जेंडर गैप हो गया आपका, ग्लोबल कंपिटेटिव रिपोर्ट हो गया, ये कौन जारी करती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। तो ये सारा चीज़ आपको एक जगह कर दिया गया है। और जो इंडेक्स है, जो रिपोर्ट है, यानी कि जो रैंक है भारत का, चाहे हंगर में हो, हंगर में याद है 111 रैंक है, 111। अगर हंगर की बात की जाए तो यहाँ पर जेंडर में कितना है भारत का रैंक, अब ये अभी आपका अपडेट हो गया, ये वाला आपको याद नहीं करना है, आपको अपडेटेड कंटेंट दे दिया गया, ठीक है ना, करंट अफेयर पार्ट 2 के नाम से। तो जेंडर गैप में शायद 129 है भारत का रैंक, ठीक है, वो खैर वहाँ पे आपको कर दिया गया अपडेट। तो आप अगर लगता है आपको कंटेंट से जुड़ना हमारे साथ, तो 2 चीज़ें हैं भाई। अगर आपको वीडियो, देखिए वीडियो कोर्स कंप्लीट कर नहीं पाइएगा, जो भी बात है क्लियर है, करना है कंप्लीट किसको कर सकते हैं, तो साइंस का कर सकते हैं, इसलिए मैंने वीडियो कोर्स साइंस का ही प्रोवाइड भी किया इसी कारण ही। अदरवाइज देखिए ज्योग्राफी का मेरे पास पूरा फुल वीडियो, लेकिन नहीं करना ना भाई, क्योंकि उतना कर नहीं पाइएगा, क्योंकि 6 to 12 का मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया विथ वीडियो, लेक्चर और नोट्स।
तो सबसे बेस्ट है साइंस का वीडियो कोर्स से जुड़िए, जिसकी फी 399 कर दी गई है। इसमें करंट अफेयर भी आपको दिया जा रहा है। बाकी करंट अफेयर के लिए मैंने आपको यही बात बोला है कि आप सबसे पहले अगर बैच परचेस करेंगे तो हमें क्या करना है, आपको मैसेज करना है इस नंबर पे, क्योंकि बायोलॉजी का भी एक कंटेंट आपको पेड ग्रुप में जहाँ 300 के आसपास स्टूडेंट्स हैं, ये आपको एक कंटेंट भी यहाँ मिल जाएगा बायोलॉजी का फुल, और पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप में आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बाकी केवल पूरा कंटेंट चाहिए, ठीक है ना, केवल कंटेंट चाहिए सारा, साइंस जीके का सारा। जीके में आपको मैंने कह दिया कि ये आपका भूगोल का सेक्शन और अर्थव्यवस्था नहीं मिल पाएगा, तो इसकी फी 599 है, ठीक है भाई। कंप्लीट आपका एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है, लक्ष्मीकांत पूरे पॉलिटी है, ये सब चीज़ें हैं भाई। बाकी अगले क्लास में भी और भी मैराथन इस तरह से लेते आएंगे आपके फॉरेस्ट रेंज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।